आप मंगल ग्रह को कैसे देखते हो? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस। जो लोग मांगलिक होते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि 33-34 गुण वालों के भी डिवोर्स हुए हैं और जिनके 13 गुण 10 गुण मिल रहे हैं ना, बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं अपनी। तो एक मांगलिक एक नॉन मांगलिक है, तो ऐसे में फिर वो क्या करें? मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ में सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, तो फिर कभी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली मत दिखाओ। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप 26-27 या मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद तो ये दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही इस देश की, या मैं कहूँगा कि ज्योतिष का दुर्भाग्य है कि लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को करा है। सिर्फ गुण मिलान के आधार पे शादी नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी लाइफ हेल हो सकती है। दोनों कुंडली सामने रखो, उसके बाद चीज़ें देखो कि किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, उसके बाद आपको करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। जो मंगल दोष है क्या वो सिर्फ मैरिज से ही रिलेटेड है? नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभुभक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम बात करने वाले हैं आज मांगलिक दोष के बारे में। आपने बहुत सुना होगा, हमने भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ में ऐसी वीडियो बनाई। आज फिर इसी सीरीज में हम मांगलिक दोष के बारे में बात करेंगे और ये एक डिस्कशन होने वाला है, डिटेल डिस्कशन, जिसके अंदर आप एक अलग पर्सपेक्टिव आज सुनेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे स्टूडियो में हमारे बेहद खास मेहमान विलक्षण सैनी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जब भी हम मांगलिक दोष के बारे में बात करते हैं, तो देखिए हर एस्ट्रोलॉजर के अपने-अपने एक अलग-अलग पर्सपेक्टिव होता है ना? मार्केट में जैसे अभी इस सेगमेंट में हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ है कि अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को नकार देते हैं। बोलते हैं कि कुंडली के अंदर जब 5 ऐसे हाउसेस होते हैं जिसके अंदर अगर मंगल बैठा है तो वो मांगलिक होगा। तो इस बेसिस पे कम से कम 40 से 45% जो ऑडियंस है वो मांगलिक होगी। जी, आपका क्या मानना है इसके बारे में? मैं कहूँगा कि 50-50 है। 50 लोग परसेंट लोग मांगलिक है, 50% लोग नॉन मांगलिक है। उसका एक मेन रीज़न है, आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा। साउथ में सेकंड हाउस को मांगलिक मानते हैं। सेकंड हाउस में अगर मंगल है वो मांगलिक मानते हैं और वो फर्स्ट हाउस को नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि फर्स्ट हाउस अपना है, हम उसमें मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो सेल्फ का हाउस है, वहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें दोनों को मानना चाहिए। सेकंड हाउस को भी मानना चाहिए, फर्स्ट हाउस को भी मानना चाहिए और 4th, 7th, 8th और 12th में अगर मंगल है तो वो तो मांगलिक है ही। तो अब नॉर्थ में फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और 12th को करते हैं और साउथ में फर्स्ट की जगह सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और 12th करते हैं। हाँ, और मतलब डिफरेंस वही है कि फैमिली और स्पीच से रिलेटेड है तो इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी अगर एक मांगलिक की किसी दूसरे नॉन मांगलिक से शादी हो जाए तो। जनरली प्रॉब्लम क्या आती है, किसी न किसी एक मांगलिक पर्सन को या नॉन मांगलिक पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ लाइफ टाइम चलते ही रहते हैं। मंगल दोष और मांगलिक दोष क्या दोनों सेम माने जाते हैं? दोनों सेम है। इसे हम खुजा दोष भी कहते हैं। खुजा दोष। जी। ओके। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप 26-27 या मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद तो ये दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है, तो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही इस देश की, या मैं कहूँगा कि ज्योतिष का दुर्भाग्य है कि लोगों ने इस तरीके से चीज़ों को करा है। सिर्फ़ अपनी जेब भरने के लिए कि 28 के बाद मांगलिक खत्म हो जाएगा। आप ये सिर्फ़ पूजा करवा लो और इसके बाद तो मांगलिक दोष खत्म। आप कैसे सोच सकते हो समर्थ जी कि आप जब पैदा हुए उस टाइम आपकी कुंडली में 7वें हाउस में मंगल था और आप मांगलिक हुए और 28 साल बाद क्या वो मांगलिक कहीं और चला जाएगा? नहीं, उसके इफेक्ट कम हो जाएंगे ना। कैसे होंगे? प्लैनेट तो वही था ना। एक रोड मैप क्या एक ब्लूप्रिंट आपका आया जिस टाइम आप पैदा हुए, उस टाइम स्टार्स वहाँ थे। अब वो लाइफ टाइम के साथ आपके वो चलेंगे स्टार्स, वो नहीं चेंज हो सकते, वो अपने इफ़ेक्ट देंगे ही देंगे। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसके बाद एक ऐज के बाद मांगलिक दोष कम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उसकी क्या डेफिनेशन है? क्यों होगा? वो किसी को भी नहीं पता। तो फिर ये चीज़ें, ये धारणा आई कहाँ से? इसके पीछे कुछ किसी ने कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, बहुत से हैं, वो क्या करते हैं कि आप पेड़ से पूजा करा लो, आप कुंभ विवाह करा लो, उसके बाद मांगलिक दोष शांत हो जाएगा और 28 साल के बाद शादी कर देना। अगर इन दोनों चीज़ों से ही मांगलिक दोष कम हुआ करता तो फिर तो सब नॉन मांगलिक और मांगलिक की शादी बहुत बढ़िया चलती। और एक एस्ट्रोलॉजर हुए हैं और उन्होंने ऐसे ही लिखा है द इन द ईयर ऑफ 6 डेकेड्स
उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जिन लोगों की मांगलिक की और नॉन मांगलिक की शादी हुई थी, उन्हें कुछ ना कुछ अपनी मैरिज लाइफ में इश्यूज रहे हैं। हेल्थ इश्यूज मोस्टली रहे हैं। हेल्थ इश्यूज मोस्टली रहे हैं। वो आगे चल के मतलब डेथ का रीजन भी बन सकते हैं। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन उसमें फिर एक चीज़ ज़रूर आती है कि हेल्थ इश्यूज़ पे हम यहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, क्योंकि मरना सिर्फ़ ऊपर वाले को पता है, हमें नहीं पता। उनकी कुंडली में कुछ भी इंडिविजुअल चीज़ें ऐसी रही होंगी जिस टाइम उसकी उन पर्टिकुलर टाइम पे जाके डेथ हुई। लेकिन लोगों को डराया तो ऐसे जाता है ना कि डेथ हो जाएगी या ऐसे होगा, बट वो भी तो गलत है। वो बिल्कुल गलत है। और जी एक चीज़ और गलत है कि एक स्टोरी है और वो बिल्कुल रियल स्टोरी है कि एक नॉन मांगलिक था और एक मांगलिक था, और मांगलिक की शादी पीपल के पेड़ से करा दी और उसके बाद दूसरी शादी करवा दी। लेकिन जब रात को अचानक से कहीं से एक खिंचा के थप्पड़ लगा, तो वो हैरान कि किसने मारा? लड़की हैरान या लड़का? लड़की हैरान। लड़की मांगलिक थी हाँ, और उसकी पीपल के पेड़ से शादी करा दी। ऐसा भी बोलते हैं कि फिर उस पेड़ को काटना चाहिए ऐसे। मैं वही बता रहा हूँ हाँ। कि लड़की मांगलिक थी और लड़का नॉन मांगलिक था, लड़की की शादी करा दी। जब रात को बात हुई तो लड़की के खिंचा के थप्पड़ लगा एक। तो वो हैरान कैसे लगा? किसी को नहीं पता कैसे लगा। लड़की ने नहीं मारा और ये रियल स्टोरी है। देन उसके बाद 2-3 दिन तक यही चला कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई थप्पड़ आगे मारता है। जब किसी चीज़ को दिखाया तो पता लगा कि जिस पेड़ से शादी कराई थी उस पेड़ पे कुछ नेगेटिव चीज़ थी, कुछ आत्मा कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं थी, जिसके साथ अब उस लड़की की शादी हो चुकी है। अब ऑफ़िशियली वो है उसका हस्बैंड। और ये छोड़ेगा है। और वो छोड़ेगा नहीं, ये रियल स्टोरी है। ठीक है? और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स उसमें ये कहते हैं कि पीपल के पेड़ को काटना चाहिए, लेकिन पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग कुंभ विवाह करवाते हैं, उसमें उस कुंभ को फिर वो तोड़ते हैं कि एक चीज़ खत्म हुई, उसके बाद हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन झमेलों में ना पड़ के आप सीधा मांगलिक की मांगलिक से शादी करवा दो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर दो लड़के लड़की के अंदर प्यार है और घर, तो उनको तो शादी वैसे ही करनी है। लेकिन घर वालों का रहता है ना कि हमारे बच्चों की जो शादियां हैं वो हमारे हिसाब से हो। तो एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो ऐसे में फिर वो क्या करें? मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ में सिर्फ़ ये कहता हूँ कि अगर आप दोनों प्यार करते हो एक-दूसरे से, तो फिर कभी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली मत दिखाओ। आप सीधा जाओ, मरो। ठीक है? लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा रहे हो, फिर उस पे आप एग्री करो। पूरा ये हाँ, विश्वास। यकीन विश्वास करो। अगर एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं करनी है, फिर नहीं करनी है। मैं उसमें ये चीज़ मानता हूँ। और एक चीज़ और लिखी हुई है ग्रंथों में, अगर लड़की अपने वर का चयन करे, तो उसमें मांगलिक दोष नहीं देखा जाता है। तो लव मैरिज में तो फिर यही होता है। लड़की करे, अगर लड़की अप्रोच करे। लड़की अप्रोच करे। हाँ, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जब लड़की की तरफ से परमिशन मिलती है तभी तो एक रिलेशन आगे बढ़ता है। उसमें इसलिए ये आजकल एग्री नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखो कि पुराने टाइम में बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सामने बहुत सारे राजकुमार आ गए और लड़की ने स्वयंवर रचा है। स्वयंवर रचा है, ठीक है? तो उसमें वो चीज़ होती है, उसमें मांगलिक दोष नहीं देखा जाता है, लेकिन आजकल नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है वो टेक्निकली। तो ऐसे केस में क्या हो, मतलब चलो लव मैरिज का तो छोड़ो, वैसे अगर देखें दो परिवारों के अंदर है ना, एक थोड़ा सा टेंशन का माहौल हो जाता है हुँ। कि मांगलिक है लड़का, लड़की नॉन मांगलिक है, तो फिर ऐसे में क्या हो? क्या कोई पूजा वूजा कराने से चीज सही होती है? मैं कहता हूँ कि पूजा करा के कभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अगर सोच रहे हैं कि आप खुद सोचो, मैंने आपको फिर वही कहा कि एक पूजा क्या उस मंगल की प्लेसमेंट को चेंज कर देगी? नहीं कर सकती है। लेकिन एनर्जी बैलेंस तो हो सकती है। मैं नहीं मानता हूँ कि एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होगी, क्योंकि मंगल तो वहीं रहेगा, वो अपने इफ़ेक्ट्स दिखाएगा और जब उसकी दशा आएगी तो वो और दिखाएगा। लेकिन फिर ऐसे तो जितने भी जो सारे जो प्लेनेट्स होते हैं, जैसे मान लो किसी का शनि जो है वो नीच का है या राहु नीच का है, तो उसकी पूजा कराते हैं। हाँ। तो फिर ये कंसेप्ट तो सबके लिए लागू है, किसी ग्रह की एक बार पूजा कराने से क्या? मैं बिल्कुल उस पे आऊँगा, मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ़ में मैं कहता हूँ कि शनि प्रॉब्लम दे रहा है। आप खुद अगर उसकी रेमेडी करो, खुद उसके मंत्र पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। मैं उसमें एक चीज़ स्पेसिफिकली कहता हूँ कि पंडित जी को क्या पता टाइम नहीं हो, पंडित जी को दूसरे हवन में जाना हो, पंडित जी तो तेज-तेज करके जाएँगे। उनका वो इंटेंशन है ही नहीं, ठीक है? आप लेकिन अगर अपने लिए कर रहे हो, आप आराम से बैठोगे, सोचोगे, उसके बाद धीरे-धीरे पढ़ोगे। आप ये भी सोचोगे कि कोई गलती ना हो जाए, मैं चाहे 10 मिनट फालतू ले लूँ, लेकिन पंडित जी का तो अगला हवन जा रहा है।
ठीक है? तो उसमें कई बार चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सब पंडित जी गलत हैं, कुछ पंडित जी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन मैं जब रेमेडीज़ की बात आती है एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं कहता हूँ कि आपको खुद करनी चाहिए। कुछ रिचुअल्स हैं जो पंडितों के थ्रू ही होते हैं, जैसे कि बंगलामुखी का हवन है, कड़वा हवन है, वो बंगलामुखी के जो पुजारी हैं वो ही कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता है रिचुअल्स, तो उसमें पंडित जी की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। और जितना हो सके जो रेमेडियल जो चीज़ें होती हैं, वो आप खुद से अगर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर भूख आपको लगी है, तो आपको ही खाना खाना है, तो मंगल दोष के अंदर क्या रेमेडीज़ हैं जो खुद से कर सकते हैं? कुछ रेमेडीज़ नहीं है। तो मतलब सब कुछ भूल जाना चाहिए, टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर मांगलिक है, तो मांगलिक से मांगलिक की शादी करवाओ और अगर ऐसा है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो गई है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो हो रहा है, होने दीजिए। कुछ ना कुछ तो भगवान ने भी आपके लिए सोचा होगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बोला जाता है आंशिक रूप से मांगलिक है या पूर्ण रूप से मांगलिक है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? स्पेसिफिकली ये चीज़ कहा जाती है कि जहाँ मांगलिक का मंगल बैठा है और लड़की और नॉन मांगलिक का उसी जगह पे कोई मेलेफिक प्लेनेट आके बैठ जाए, तो वो क्या कह सकते हैं कि मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। या समटाइम्स ऐसी कोई मंगल की प्लेसमेंट बनती है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बना रखा है कि ये आंशिक मांगलिक है, 27 के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे अभी बहुत सारी ऐप्स हैं, उसमें हम देखते हैं जब हम्म अपना चार्ट खोलते हैं तो उसमें आता है कि मांगलिक, हम्म बट उसमें आता है लो हम्म या हाई। तो वो कैसे डिसाइड होता है? उसमें मंगल की पोजीशन से डिसाइड होता मंगल की पोजीशन से डिसाइड होता है, लेकिन मैं ऐप्स का आपको एक चीज़ और बताऊँगा, आप उससे मुझसे एग्री करोगे कि म जो ऐप है वो तो 30 गुण भी मिला देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि दिस मैच वाज़ वेरी परफेक्ट और उसके बाद भी 6 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाता है। है? हाँ, एक एक ये भी देखा गया है कि गुण मिले 32-36, ये जो अक्सर जो बातें होती है ना, ये कोर्ट में वकील करते हैं आजकल। हमने एक डॉक्टर मनीष व्यास हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, उनके साथ रिसेंटली पॉडकास्ट किया था। उन्होंने एक चीज़ बोली अभी, आज सिचुएशन ऐसी खराब हो चुकी है कि हर लॉयर के पास में एक डाइवोर्स का केस है। बिल्कुल है। ये फैक्ट है। और जनरली फिर वो वही बोलते हैं कि यार गुण मिले 36 में से 32 और अभी डाइवोर्स की बातें आ गई। तो ऐसा क्यों होता है? स्पेसिफिकली उसमें ना एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना, वो सिर्फ़ गुण मिलान पे चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि इंडिविजुअल चार्ट कैसा है। मैं उस पे स्पेसिफिकली ब बात ज़रूर करूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, वेल एंड गुड, कर लो। 22.5 मिला है। कुछ कहते हैं आपने सुना होगा 16.5 गुण तो होने ही होने चाहिए, उसके उससे नीचे आया तो भाई हम नहीं करेंगे शादी, ठीक है? लेकिन मैंने ये देखा है कि 33-34 गुण वालों के भी डिवोर्स हुए हैं और जिनके 13 गुण, 10 गुण मिल रहे हैं ना, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? उसका मेन रीज़न है इंडिविजुअल कुंडली। आपकी कुंडली का 7th हाउस, अगर आपकी कुंडली का 7th हाउस बहुत ज़्यादा अफ़्लिक्टेड है सूर्य, मंगल, शनि से, तो भई आपकी मैरिज लाइफ़ में प्रॉब्लम है। आपको उसके ट्रीटमेंट करना चाहिए और ऐसी कुंडली देखनी चाहिए जो उसके साथ जाके जल अप हो जाए या सिंक हो जाए, जो चीज़ें बेटर हो जाएँ। इंडिविजुअल कुंडली ज़रूर चेक करो, तब जाके चीज़ें बेटर होती हैं। आपने बहुत चीज़ें देखी होंगी कि किसी की मैरिड लाइफ बहुत खराब है, लेकिन डिवोर्स ही नहीं हो रहा। उसका एक मेन रीज़न है, जो उसका पार्टनर है उसकी कुंडली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होने ही नहीं दे रही डिवोर्स। वो खींचा जा रहा है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, लड़ाई हो रही है लेकिन फिर भी साथ है। वो होता है कि हाँ, बीच-बीच में पैचअप हो जाता है। तो 7th हाउस के अंदर कौन-कौन से प्लैनेट सही नहीं माने जाते? स्पेसिफिकली अकेला प्लेनेट कभी कोई भी कुछ नहीं करेगा। अगर आपको ये डराया जा रहा है आपके 7th हाउस में राहु है और आपको प्रॉब्लम होगी, अब तो बिल्कुल जी आपका डिवोर्स होगा, बिल्कुल गलत है। बर्तन वहाँ खटकते हैं जहाँ 2 बर्तन होते हैं, ठीक है? जहाँ पे 2-3 मैलेफिक प्लैनेट्स आ गए, तो इट मीन्स अब काम खराब है, अब यहाँ पे ये खेला खेलेंगे। अगर 7th हाउस में एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो, मान लो कि लड़का है या कोई भी एक पार्टनर, लेट्स सपोज लड़का, लड़के के 7th हाउस में 2 प्लैनेट हैं, ठीक है? और दोनों के दोनों मैलेफिक है, सन और मार्स, सूर्य और मंगल, और लड़की के उसमें कोई प्लैनेट है ही नहीं अभी। क्या कैसा होगा इनका? स्पेसिफिकली इसमें सिर्फ हम प्लैनेट का नहीं देखेंगे, हालाँकि जो आपने बताया इसमें मंगल है और सूर्य है या शनि है, जो भी आपने कहा, वो चार्ट खराब हो चुका है, लेकिन उसमें भी हम और चीज़ें भी देखेंगे। हम नववंश देखेंगे, नववंश स्पेसिफिकली मैरिज के लिए देखा जाता है। फिर हम मून चार्ट से देखेंगे, फिर हम सूर्य कुंडली से देखेंगे। इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि हाँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर जो दूसरा पार्टनर है, वो देखेंगे कि क्या उसके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि जो इस मैरिज को और चला सकते हैं? क्या उसमें सहनशीलता है? क्योंकि आजकल सहनशीलता खत्म हो चुकी है कि तूने मुझे कुछ कहा, तूने कुछ कहा कि चल हट, अब सीधा कोर्ट में मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे में मतलब सिर्फ
प्लेसमेंट नहीं, बहुत सारे मतलब प्लेसमेंट भी है, कुंडली का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ अलग-अलग चीज़ें देख दोनों कुंडली सामने रखो, उसके बाद चीज़ें देखो कि किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है, उसके बाद आपको करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ गुण मिलान के आधार पे शादी नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी लाइफ़ हेल हो सकती है। जो मंगल दोष है, क्या वो सिर्फ़ मैरिज से ही रिलेटेड है? एग्ज़ैक्टली बहुत से लोग कहते हैं कि अरे! आपको जॉब नहीं लग रही, आप मांगलिक हो। अरे! आपके बच्चे नहीं हो रहा, आप मांगलिक हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। मांगलिक दोष स्पेसिफिकली मैरिज के लिए देखा जाता है। बाकी और उसके लाइफ में कोई मतलब दिक्कत उसके नहीं। करियर में, बिज़नेस में, हाँ, हेल्थ में, हाँ, इन सब चीज़ों में अगर वो मांगलिक है, और वैसे भी 50% लोग तो वैसे ही मांगलिक हैं। हाँ, तो वैसे ही मतलब इतनी पॉपुलेशन है, तो कहीं न कहीं जो छोटे-मोटे केसेज़ होंगे तो करोड़ों में तो इतने तो देखो आएँगे ही। आएँगे ही आएँगे और दूसरी चीज़ है कि 4th हाउस का मंगल जो मांगलिक होता है, ठीक है? 4th हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है और 4th हाउस नेचुरली प्रॉपर्टी का हाउस है। तो वहाँ पे तो मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है। आप मंगल ग्रह को कैसे देखते हो? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जो लोग मांगलिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। 23 की उम्र में चाहिए गाड़ी, मैं भी 23 का ही हूँ, आप मांगलिक हो? मैं भी मांगलिक हूँ। आपके कौन से हाउस में मेरा फर्स्ट हाउस में मांगलिक है। अब ये कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में मांगलिक होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। मैं कहता हूँ गुस्से वाला नहीं होता, मैं बहुत चिल हूँ, एकदम बढ़िया ठंडा पानी पी के रहता हूँ। और एकदम मतलब एनर्जेटिक? हाँ, एनर्जेटिक रहते हैं स्पेसिफिकली। उन्हें पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है और कुछ नहीं है मांग मतलब जिनके फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल होता है। अब यही जिनके मान लो 4th हाउस में मंगल है। स्पेसिफिकली वहाँ पे क्या होगा? अब 4th हाउस में एनर्जी जाएगी, वो घर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, घर के मामलों में, "अरे मम्मी, आज क्या बना रही हो? मम्मी, आज क्या बनाया? पापा के साथ घूमने क्यों नहीं गई आप?" इस तरीके से रहेगा। 7th हाउस में अगर है तो? पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, "चलो घूमने चलते हैं, तुम तो मुझे कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते, कहाँ जा रहे हो तो? ऑफ़िस से लेट क्यों आए?" तो ये क्या पार्टनर के साथ घूमने जाएगा या फिर खुद ही घूमने निकल जाएगा? ये पार्टनर के साथ घूमने जाएगा, इसे लगेगा कि नहीं पार्टनर के साथ जाना है घूमने। हाँ। अगर वही हम बात करें 8th हाउस में मंगल। 8th हाउस में मांगलिक है तो वहाँ पे जो 8th हाउस होता है ना बेसिकली वो हमारी मैरिड लाइफ को दिखाता है, इन-लॉज़ को दिखाता है। तो वो इन-लॉज़ के साथ एक्टिव रहेगा। जो क्या कह सकते हैं कि जो बहू रानी होगी वो अपने सास-ससुर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती है, ठीक है? वो लेकिन अगर वहाँ पे कहीं न कहीं मेलेफिक कॉम्बिनेशंस बन गए तो डिवोर्स का कारण कई बार इन-लॉज़ बनते हैं कि मदर-फादर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, इसी वजह से डिवोर्स कि अगर मान लो 8th हाउस के अंदर कोई मार्स के साथ में कोई मेलेफिक प्लैनेट और बैठ गया, हाँ, तो फिर और खटपट होने और डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ, एक ही इससे हम प्रेडिक्ट कर लें कि हाँ, ऐसा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और कई बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि देखो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं जिसके अंदर ना जनरलाइज़ चीज़ें बताई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक हाउस के अंदर कोई भी अगर बता देगा कि ऐसी चीज़ें होंगी तो 100% परफेक्ट होगी, नहीं। जब आप बैठेंगे, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठेंगे और उनसे पूछना, कुंडली के अंदर हज़ारों लाखों कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उस बेसिस पे डिसीज़न लिया जाता है कि क्या होगा। कई बार ऐसा होता है चीज़ें बिल्कुल सामने, लेकिन जब डिटेल निकलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा योग बन जाता है जिससे वो न्यूट्रलाइज़्ड हो जाता है। तो अभी जो हमारा डिस्कशन है वो भी एक जनरलाइज़्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बेसिस पे आप अपना जीवन का डिसीज़न ना लें। आप एक बार अच्छे से अपने कुंडली का एनालिसिस कराएँ। चाहे जिन लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा तो विलक्षण जी से भी आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब 12th हाउस। हुँ। 12th हाउस में अगर मंगल है तो? 12th हाउस ना एक्सपेंसेस का है, फॉरेन ट्रैवल का है। तो ऐसे इंसान को बहुत रह सकता है कि अरे! इस साल तो थाईलैंड घूम के आना है, चाहे हो जाए कुछ भी। थाईलैंड मसाज चाहिए इस साल, ऐसा हो सकता है या जो 12th हाउस है वो एक्सपेंसेस का हो सकता है, इंसान खर्चे बहुत ज़्यादा कर सकता है। अरे! स्क्रॉल कर रहा हूँ, अच्छा ये अच्छा लगा है, चलो ऐड अप और खरीद लो, क्या दिक तो मंगल कहीं न कहीं अगर एक कंक्लूज़न निकाले तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी ला देता है। बिल्कुल, और इसलिए जो लोग मांगलिक हैं, मतलब वैसे तो 50% ऑडियंस होगी, हाँ। वो कहीं न कहीं एनर्जेटिक होंगे। बिल्कुल होंगे। जहाँ मंगल बैठेगा वहाँ होगा। आपके 10th हाउस में मंगल है, आपको करियर में ओरिएंटेड बना देगा बहुत ज़्यादा। फ़ोकस्ड है कि हाँ भाई काम करना है, इस ऐसा करना है, इस तरीके से होगा, उसके बाद ये होगा। मंगल 10th हाउस क्या है, इंसान बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा अपने प्रोफ़ेशन में, कोई उसे अगर कुछ भी कहेगा तो वो सुना देगा। इस तरीके से हुआ। 7th हाउस को आप वैसे कैसा क्या मानते हैं? 7th हाउस मांगलिक को मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। ऐसा ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें फिर एक चीज़ है होती है कि मंगल किस हाउस का लॉर्ड है।
स्पेसिफिकली वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सपोज दैट जो मंगल है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है और सेवंथ में बैठा है, तो इंसान अपनी शादी के बाद बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस मनी का होता है। और वो मैरिज से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हाँ, दहेज में फॉर्च्यूनर आएगी। और वहीं अगर फोर्थ का लॉर्ड हाँ जी। मंगल है वो सेवंथ में बैठा हो। स्पेसिफिकली ऐसा फिर ये कहा जाता है कि मदर की साइड से रिश्ता आएगा, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर है। अच्छा। हाँ, कि जो आपकी शादी होगी वो मदर साइड से हो सकती है। प्रोबेबिलिटी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। या फिर ये होगा कि इंसान जो घर के मैटर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। चलिए अब दो एक डेडली कॉम्बिनेशन लेते हैं, ओके। मैरिज और लक। ऐसा बोलते हैं ना कि मेरी तो शादी हुई, मेरा तो भाग्य खुल गया। हाँ। ठीक है, नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य माना जाता है और सेवंथ ये माना जाता है। जी। अगर यहाँ पे कुछ कंजंक्शन बन रहा है, जैसे नाइन्थ लॉर्ड हमारा सेवंथ में है, तो क्या होगा? स्पेसिफिकली जो इंसान का भाग्य उदय होगा वो शादी के बाद होगा। नाइन्थ लॉर्ड अगर सेवंथ में है, हाँ। और अगर सेवंथ लॉर्ड हमारा नाइन्थ में हो तो? सेवेंथ लॉर्ड अगर हमारा नाइन्थ पे है, ऑलमोस्ट बात सिमिलर है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली एक चीज आती है कि आपको पार्टनरशिप से एक तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेवेंथ हाउस बेसिकली पार्टनरशिप्स का भी है। ठीक है। और उसमें एक चीज और ज्यादा अच्छी निकल के आती है कि इंसान को ना इमिडिएटली वो मिलेगी सक्सेस। इमीडिएटली से। हाँ, वो अपने स्पाउस के साथ फॉरेन ट्रैवल कर सकता है, लॉन्ग जर्नीज़ पे जा सकता है, बिकॉज़ नाइन्थ हाउस लॉन्ग जर्नीज़ का भी है। धर्म के काम में वे अपने पार्टनर का साथ ले सकता है। दोनों ने साथ मिलके सोचा कि चलो एक मंदिर बनाते हैं हम्म। या एक फाउंडेशन खोलते हैं। जब हम मंगल की बात करते हैं और जब मंगल के कॉम्बिनेशंस लेते हैं, ठीक है, तो मंगल के जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उनके बारे में लोग बड़ा अतिशयोक्ति लगा के कहते हैं कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपका क्या मानना है? जैसे हम बात करें राहु और मंगल अगर एक जगह बैठे हैं कुंडली के हाउस में। मैं कहता हूँ कि वो अंगारक योग बनाते हैं, और ऐसा स्पेसिफिकली अगर वो लगन में है, फर्स्ट हाउस में है, तो इंसान का टेम्परामेंट हाई कर सकता है, क्योंकि राहु भी एक बहुत ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट है और इंसान को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। अगर वो ही कहीं फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो कहीं न कहीं घर में डिस्प्यूट रहेंगे, कुछ ना कुछ खटपट होती रहेगी घर में। तो वो इस तरीके से कुछ डेडली कॉम्बिनेशंस वर्क करते हैं, और उसके साथ अगर एक और शनि आ जाए, तो क्या ही कहने। तो शनि और मंगल अगर एक साथ बैठ जाएं तो? फिर वो विस्फोटक योग बनाते हैं, तो वो और चीज़ों को बढ़ा देते हैं। क्योंकि शनि एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और स्लो प्लैनेट है, तो वो फिर चीज़ें लंबे टाइम तक खींचती हैं, चीजें बिगड़ती भी रहेंगी और लंबे टाइम तक सी जाएंगी। रहेंगी। और मंगल और केतु है तो? मंगल और केतु स्पेसिफिकली लो बीपी को बहुत ज़्यादा दर्शाते हैं, ठीक है? जिनका मंगल और केतु होता है, उन्हें कई बार लो बीपी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, और स्पेसिफिकली अगर 8th हाउस में मंगल और केतु आ जाए, तो वो ये पाइल्स की प्रॉब्लम दे देते हैं। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाएँ तो। ये कहीं न कहीं इस तरीके की प्रॉब्लम भी मंगल के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा माना जाता है? स्पेसिफिकली मंगल के साथ जो मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा कि जो माना जाता है, वो कह सकते हैं हम जुपिटर का। क्योंकि जुपिटर नेकी है, जुपिटर गुरु है, ठीक है? तो जुपिटर के साथ जो भी प्लैनेट बैठता है ना, वो अच्छा बिहेव करना शुरू कर देता है। क्योंकि क्योंकि गुरुजी हैं तो। गुरुजी है, गुरुजी फटकार लगा देंगे। गुरुजी के सामने ज़्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए। शुक्र साथ में नहीं होना चाहिए। शुक्र साथ में नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा मार्केटाइल आता है। दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों एक साथ। हाँ, ये चीज़ है। तो जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे कि मंगल दोष को किस तरीके से लें? मंगल दोस्त को एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में लें। अगर आप मांगलिक हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप मांगलिक हैं। आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करोगे। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, क्योंकि मंगल जहाँ बैठता है वहाँ सब कुछ अच्छा करता है, और मंगल दोष से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष एक बहुत प्यारा दोष है। चलिए इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।